नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनु सांगवान है और आज हम लोग हमारे सिविल अपराइजिंग्स के चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। देखो, मैंने पहले भी बताया और आज फिर मैं बता रहा हूँ, ये वाला टॉपिक इतना ज़्यादा फैक्चुअल है कि आपको कम से कम 10 रिवीजन तो चाहिए ही होंगी इन सारी चीज़ों को याद करने के लिए। लीडर्स, रीजन्स, उसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट्स, अपराइजिंग्स के नाम, इनकी क्रोनोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में डालनी पड़ेंगी। लेकिन मेरा क्या मानना है, आप एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आपको फॉर लाइफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मनु सांगवान है और हमने हाल फिलहाल में मॉडर्न हिस्ट्री 2027 के लिए 30 दिन के अंदर अपना एक कोर्स लॉन्च किया है। यानी कि आप मॉडर्न हिस्ट्री 30 दिन में कर सकते हो और हमारी वेबसाइट को एनरोल कर सकते हो www.mannusangwan.in पे। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे डिस्टर्बेंसेज इन बुंदेलखंड की। 1808 से लेके 1812 तक चला। ये बुंदेलखंड कौन सा एरिया है? ये वो वाला एरिया है जो एमपी और यूपी के अंडर आता है, यानी कि आधा एमपी और आधा यूपी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या था? हुआ ये था, जैसे ही सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हो गया था ना, जैसे ही सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हो चुका था, तो उसके बाद बुंदेलखंड के कुछ एरियाज ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुके थे और ब्रिटिशर्स ने बुंदेलखंड को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर रख दिया था। किसके अंदर रख दिया था? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर इसको बुंदेलखंड को रख दिया था। तो इसकी वजह से पता है, बुंदेला के जो चीफ थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और ऐसे ही एक चीफ हुए जिनका नाम था लक्ष्मण दावा। ये सबसे पहले रिवोल्ट करते हैं। अच्छा, ये लक्ष्मण दावा कौन है? ये अजयगढ़ फोर्ट के किलेदार है। वहां पे फोर्ट हुआ करते थे और उनका एक किलेदार हुआ करता था, यानी कि राजा हुआ करता था फोर्ट का। इसमें हुआ क्या, 1806 में ये लड़ाइयां जब चल रही थी, तो 1806 में ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई लक्ष्मण दावा, तू 2 साल तक 1808 तक ये फोर्ट अपने पास रख लिया, 2 साल के बाद मेरे को दे देना। लक्ष्मण दावा ने 2 साल के बाद भी ये फोर्ट नहीं दिया, जिससे ब्रिटिशर्स ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। इस लड़ाई के अंदर लक्ष्मण दावा को सरेंडर करना पड़ता, क्या कर सकते हैं। उसके बाद एक और यहाँ के एक किलेदार हुए जिनका नाम था दरिया सिंह, और वो कलंजर फोर्ट के किलेदार है। क्या नाम है? दरिया सिंह, और कलंजर फोर्ट के क्या है? किलेदार है। इनका भी रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। फिर गोपाल सिंह आए। ये गोपाल सिंह एक ऐसे मिलिट्री एडवेंचरर हैं जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाक में दम कर दिया था। इसके बाद 4 साल तक ये वॉर चला, लेकिन आखिरी में एक चीज साइन हुई जिसका नाम था इकारनामा। इकारनामा का मतलब ये होता है कि आप फोर्ट जो है ना, फोर्ट अपने पास रखो, लेकिन हम कुछ पॉलिसी बनाएंगे, आपको वो पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। यानी कि हम भी कुछ बात मानेंगे आपकी और आप भी कुछ बात हमारी मानो। उसके बाद धीरे धीरे इस रिवोल्ट को सप्रेस ही कर दिया गया। तो ये था बुंदेलखंड के डिस्टर्बेंसेस। बात करते हैं परलाकीमेडी आउटब्रेक की, जो 1813 से लेकर 1834 तक चला। और ये कहाँ पे हुआ? ओडिशा के अंदर। देखो, अगर ये ओडिशा है ना, ये वाला एरिया ओडिशा है, तो ये वाला जो एरिया है इसका नाम था डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था? गंजम। इस गंजम के वेस्ट में एक जगह पड़ती है परलाकीमेडी, उसके अंदर ये आउटब्रेक हुआ। अच्छा, हुआ क्या आपको याद है? हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि गंजम की टेरिटरीज को ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर लिया था, तो वहां पे जमींदाज ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया। तो परलाकीमेडी में भी जमींदाज ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया और यहाँ के एक राजा हुए जिनका नाम था नारायण देव। क्या नाम था? नारायण देव। इस नारायण देव को ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया और उस ब्रिटिशर्स का नाम था कर्नल पीच। इसको सप्रेस करने के बाद यहाँ पे एक राजा बनाया गया जिनका नाम था गजपति देव। गजपति देव भी एक जमींदार थे, लेकिन फाइनली क्या हुआ, यहां पे एक जॉर्ज रसल करके एक आदमी आता है 1832 के अंदर, और उसको कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है। और ये बोला जाता है कि भाई देख सुन, तू अब है ना 2 साल का टाइम ले, 1834 तक का तू टाइम ले और इन सबको है ना यहां से हटा दे। उसके बाद इस जॉर्ज रसल जो कमिश्नर था उसने इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, यानी कि परलाकीमेडी आउटब्रेक भी खत्म हो गया। बात करते हैं कच्छ रेबेलियन की, जो 1816 से लेके 1832 तक चला। अब कच्छ आपको पता है गुजरात के अंदर है। अच्छा, ये जो एरिया है ना गुजरात का, इसको बोला जाता है कच्छ। ये है गल्फ ऑफ कच्छ, ये है सौराष्ट्र और ये है गल्फ ऑफ खंबात, यानी कि ये पानी है यहाँ पे भी पानी है। ठीक है, तो ये जो कच्छ वाला एरिया है ना, यहाँ पे एक राजा हुए जिनका नाम था राजा रायधन। क्या नाम था? राजा रायधन 3, ये नाम है राजा रायधन। ये क्या करते थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक बॉडी बना रखी थी उन्होंने, जिसका नाम क्या था? बयातनी जमात। तो इसके ये हेड हुआ करते थे कौन? राजा रायधन। इसकी मृत्यु के बाद फतेह मोहम्मद इस बॉडी के हेड बने। इसकी मृत्यु के बाद हुसैन मियाँ और इब्राहिम मियाँ इस बॉडी के हेड बने। तो ये गवर्निंग बॉडी के हेड ये बने हुए थे। वहीं दूसरी तरफ राजा रायधन का एक नाबालिग इलेजिटिमेट बेटा था जिसका नाम था भैरमल 2। ये भैरमल 2 ने इनके साथ हाथ मिला लिया। किनके साथ?
हुसैन और इब्राहिम इब्राहिम मियाँ के साथ। किसके अगेंस्ट मिलाया? इस राजा रायधन के जो भाई था उसका एक बेटा था, उसने ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला रखा था, और यहां पे जो था वो था भारमल प्लस ये जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी थी। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिवोल्ट शुरू हुआ। शुरुआत में तो ये हुआ कि भाई भारमल जीतने वाला था, लेकिन ब्रिटिशर्स आखिरी में एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ 1816, जिसके अंदर ये बोला जाता है, ये पीस ट्रीटी थी, और इस पीस ट्रीटी में ये बोल दिया कि भाई भारमल तेरे को हम लोग राजा अपॉइंट करते हैं, लेकिन तेरे कोर्ट में एक ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा। भारमल ने ये बात मान ली, उसको क्या बुराई थी, उसने ये बात मान ली और कारवां शुरू हो गया। उसके बाद भारमल ने ये देखा कि भाई ये जो इंसान है ना, जो ब्रिटिश रेसिडेंट था, उसका नाम था मैक मुर्डो। क्या नाम था? मैक मुर्डो। ठीक है, ये जो इंसान है ना भाई, ये इंसान हमें परेशान कर रहा है, और ये क्या बोल रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू दो। तो इसने अफ्रीकन और अरब के साथ हाथ मिलाया और कुछ साजिशें शुरू करी, लेकिन ब्रिटिशर्स को पता चल गया। तो ब्रिटिशर्स ने भारमल टू को हटा दिया और उसकी जगह उसका एक इन्फेंट बेटा, जिसे देसालजी के नाम से जाना जाता है, देसालजी, ठीक है, उसको गद्दी पे बैठा दिया। आगे चल के इसकी जो ब्रिटिश रेसिडेंट था वहां पे रिजेंसी काउंसिल बनाई गई, और जब रिजेंसी काउंसिल ने बदलाव किए ना एडमिनिस्ट्रेशन में, तो दोबारा से लड़ाई शुरू हुई लोकल चीफ्स की ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उनके बाद एक पॉलिसी आती है जिसका नाम है कंसीलिएटरी पॉलिसी, यानी कि पीस ट्रीटी साइन होती है इस रिवोल्ट के बाद। ये रिवोल्ट सप्रेस नहीं होता है, पीस ट्रीटी से इस रिवोल्ट को दबाया जाता है, कच रेबेलियन। ये भी बात समझ में आई। उसके बाद बात करते हैं बरेली राइजिंग्स की। अब बरेली आपको पता ही है कहां पे है, यूपी के अंदर है। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें यह हुआ था कि 1801 में हमने ये देखा था कि सादत अली खान नवाब बन चुका है अवध का। अब सादत अली खान से ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे थे, तो इसने क्या किया, इसने ये बोला कि भाई मैं ना तुम्हें रोहिलखंड दे देता हूं, तुम तुम्हारा उससे अपना जो पेट है वो भर लो। तो रोहिलखंड ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 10 नवंबर 1801 को। 10 नवंबर 1801 को रोहिलखंड का जो एरिया है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे पुलिस टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया, और ये पुलिस टैक्स से परेशान होके मुफ्ती मोहम्मद आइवाज ने रिबेलियन शुरू कर दिया। एक पिटीशन डाली, कहाँ पे पिटीशन डाली? कोर्ट में पिटीशन डाली कि भाई ये गलत हो रहा है हमारे साथ। इसके साथ साथ क्या हुआ, जब ये टैक्स कलेक्ट कर रहे थे ना, तो एक महिला इंजर्ड हो गई, जिसकी वजह से ये जो मुफ्ती मोहम्मद ऐवाज था, इसके जो फॉलोवर्स थे और पुलिस के जो फॉलोवर्स थे, उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और ये लड़ाइयाँ चली रही थी। हुआ क्या हुआ, ये अप्रैल 1816 में यहाँ के एक जज हुए जिनका नाम था लाइसेस्टर, उसके बेटे को भी मार दिया। तो भाई अब तो लड़ाइयाँ बहुत परेशान होने लग गई। तो अब ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री बुलाई, और मिलिट्री से ही इस पूरे रिवोल्ट को सप्रेस किया गया। उसके बाद बात करते हैं हाथरस की, और हाथरस आपको पता ही है किन चीज़ों के लिए फेमस है। ये भी यूपी वाला एरिया है। अच्छा, यहाँ पे राज हुआ करता था, राज ने यहाँ पे बहुत सारे तालुकदार हुआ करते थे, तो उनका स्ट्रॉन्ग बेस था इसके अंदर। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि ब्रिटिश की सेटलमेंट हुई हाथरस के साथ, और सेटलमेंट के बाद ब्रिटिशर्स ने हाई रेवेन्यू की डिमांड शुरू कर दी। जैसे ही हाई रेवेन्यू की डिमांड शुरू करी, इन तालुकदारों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। उनमें से एक तालुकदार है जिसका नाम है दयाराम। लेकिन इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। कैसे सप्रेस कर दिया गया? एक बड़ी वाली, इसकी तो बड़ी आर्मी थी 1817 में, बहुत बड़ी आर्मी थी 1817 में, किसकी? दयाराम की। लेकिन ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया और इस आदमी को पेंशनर बना दिया। क्या बना दिया? पेंशनर बना दिया, और ये रिवोल्ट भी खत्म कर दिया। आगे चलते हैं और बात करते हैं पाइका रेबेलियन की। अच्छा, अब पाइका कौन होते हैं? पाइका वो लोग होते हैं, ये है लैंडेड मिलिशिया या फुट सोल्जर्स। इसमें क्या होता था, राजा है ना, अपने रेंट फ्री लैंड देता था। किनको देता था? पाइकाज को। क्यों देता था? इसलिए देता था ताकि जब वॉर की स्थिति आए तो ये लोग पुलिस फंक्शंस और उनकी जो मिलिट्री है उसमें सर्विस दें, इसीलिए ये उन्हें रेंट फ्री लैंड देता था। अब आप एक बात बताओ, अगर किसी को रेंट फ्री लैंड मिल रही है और उसके बाद जब कॉन्क्वेस्ट ऑफ ओडिशा हुआ 1803 में, तो ये सिस्टम बदल गया। तो ये बदल गया, तो वहां के इन सब चीजों में हो ये रहा था कि एक आदमी है जिसका नाम है, ये भी पाइका है, बख्शी जगबंधु विद्याधर। इसकी है ना 1814 में एंसेस्टर जो लैंड थी ना, जिसे किला रोहरांग बोला जाता है, उसे कंपनी ले लेती है। अब कंपनी ले लेती है तो ये रिवोल्ट कर देता है। ये देखो मैंने लिखा हुआ, जगबंधु एंसेस्टर लैंड इसकी कंपनी ले लेती है। अब इसके बाद इसका सपोर्टर आता है। अब सपोर्टर कौन होता है? सपोर्टर भी बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि मजाक नहीं था। तो ये पाइका लोग, अच्छा पाइकास की एक और खासियत आपको पता होनी चाहिए कि ये लोग है ना कभी भी किसी से दगा नहीं करते थे, ठीक है। तो एक बार इन्होंने इन्हें हरा दिया, ठीक है। उसके बाद ये बख्शी विद्याधर चले गए कहाँ पे? न्यायगढ़ में। न्यायगढ़ में राजा के पास शरण ले ली। लेकिन
ये रिवोल्ट भी इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, आखिरी में 1825 के अंदर इन बख्शी जगबंधु को सरेंडर करना ही पड़ा। ठीक है, तो ऐसे इस रिवोल्ट को भी सप्रेस कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वागेरा राइजिंग की, जो 1818 से लेकर 1820 तक चला। अच्छा, ये राइजिंग किसने की? वागेरा चीफ ने की। हुआ क्या, बड़ौदा के अंदर, गुजरात में बड़ौदा के अंदर गायकवाड़ का रूल हुआ करता था। किन का रूल हुआ करता था? गायकवाड़ का। तो ब्रिटिशर्स ने इनसे ज्यादा टैक्स मांगा। जब इनसे ज्यादा टैक्स मांगा तो इन गायकवाड्स ने इन रिटर्न वागेरा लोगों के ऊपर एक क्या कर दिया, ज्यादा टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया, जिससे ओखा मंडल जो द्वारका के अंदर है उसके वागेरा चीफ ने रिबेल कर दिया। क्या रिबेल कर दिया? वागेरा चीफ ऑफ ओखा मंडल ने रिबेल कर दिया। किनके खिलाफ रिबेल किया? ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिबेल किया। अच्छा, ये जो टैक्स था ये मांगा क्यों जा रहा था? ये इसलिए मांगा जा रहा था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सब्सिडियरी लैंड इंपोज कर दिया था बड़ौदा के ऊपर। ठीक है, आगे चल के इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। ये इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, इसीलिए वागेरा राइजिंग को 2 ही साल चला। आगे जाके एक पीस ट्रीटी होती है नवंबर 2020 में, जिससे ये रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है। अच्छा, अगला जो रिवोल्ट है वो है अहोम, अहोई लिखा हुआ है, अहोम रिवोल्ट है जो 1828 में शुरू हुआ। अहोम की हमने कहानी पहले भी देखी थी कि ये आसाम वाला एरिया है। इसकी कहानी क्या है, सुनने की कोशिश करना। देखो, अहोम के जो राजा थे, अहोम के किंग थे, उन्होंने ये बोला, वो बर्मा से परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को बोला, भाई आप मेरे को बर्मा निकालने में मदद करो। तो ब्रिटिशर्स ने बोला, ठीक है हम हेल्प करते हैं, बर्मा को निकाल देंगे, उसके बाद हम भी चले जाएंगे। लेकिन बर्मा वॉर के बाद ब्रिटिशर्स वहां से गए नहीं और उन्होंने उधर की टेरिटरीज को भी एक्वायर करना शुरू कर दिया। तो 1828 में गोमधर कोनवर करके यहाँ के एक प्रिंस हुए, अहोम किंग। ठीक है, उन्होंने इसके खिलाफ रिबेल करना शुरू कर दिया। लेकिन ये रिबेल इतना अच्छा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सप्रेस नहीं कर पाई। तो ब्रिटिशर्स ने पता क्या किया? ब्रिटिशर्स ने किया कि ये सपोज करो आसाम है, इसको 2 हिस्से में बांट दिया। ऊपर वाले हिस्से को महाराज पुरंदर नरेंद्र के नाम कर दिया और नीचे वाले हिस्से को और अलग अलग राजाओं को बांट दिया, और बाद में जाके 1828 के अंदर पूरे के पूरे आसाम को एनेक्स कर लिया। भाई देखो, ब्रिटिशर्स की साफ सीधी सी बात थी, पहले जाएंगे, बोलेंगे कि भाई आप हमें दे रहे हो तो दे दो, नहीं दे रहे हो तो वॉर करेंगे। अगर वॉर से नहीं माने तो पीस ट्रीटी साइन करेंगे। पीस ट्रीटी साइन हो गई एक बार, उसके बाद चीजें चल रही हैं, फिर ब्रिटिश रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया, रीजेंसी काउंसिल बना दी, फिर वहीं से उनकी एस्टेट्स को अपने अंडर एनेक्स करने शुरू कर दिए। तो यही हुआ आसाम के साथ भी, 1828 में आसाम को एनेक्स कर लिया गया। बात करते हैं कोल्हापुर सावंतवाड़ी रिवोल्ट की। ये महाराष्ट्र के अंदर रिवोल्ट हुआ और 1800, अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, इस गैरिसन का मतलब पता है क्या होता है? एक ऐसा होता है कि कोल्हापुर के लोगों की आर्मी थी, एक ये मिलिट्री की आर्मी थी। मैं कहानी बताने की कोशिश करता हूं आपको। हुआ ये कि एंग्लो मराठा वॉर के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक चेंजेस इतने ज्यादा बढ़ रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, कि जो वहां के गडकरीज लोग थे, अब गडकरीज कौन थे? ये मिलिट्री क्लास थी। क्या नाम है? गडकरीज। ये कौन थे? ये एक मिलिट्री क्लास थी और इन्होंने अपनी गैरिसन कोलकाता में बनाई हुई थी, या मराठा फोर्ट में भी बनाई हुई थी। तो 1844 के अंदर, 1844 में जो कोल्हापुर वाली गैरिसन है उसको डिसबैन कर दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। उन्होंने बोला, भाई हम तुम्हें क्यों देंगे, जब हमारे पास खुद की आर्मी है तो हम तुम्हें आर्मी के लिए क्यों रखेंगे। तो गडकरी अनएम्प्लॉयड हो गए। अनएम्प्लॉयड होने के कारण उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। बाद में उन्होंने 2 फोर्ट को भी हथियाया, सामनगढ़ और बुधारगढ़ फोर्ट को। लेकिन ये नई लॉज लेके आए, उनकी वजह से इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया और गडकरीज का यहां से नामो निशान खत्म कर दिया गया। आगे बढ़ते और बात करते हैं वहाबी मूवमेंट की। अब वहाबी मूवमेंट कहां पे हुई है? बिहार, पटना के अंदर। अच्छा, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, ये आपको याद रखनी भी चाहिए। हुआ क्या था? ये एक ऐसी मूवमेंट है जो इस्लाम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। हुआ ये जो सैयद अहमद है ना, ये जो सैयद अहमद है, ये राय बरेली से बिलोंग करते हैं। और ये पता है, ये 2 लोगों की टीचिंग से इंस्पायर्ड है। एक है अब्दुल वहाब, एक है अब्दुल वहाब, ये कहां के हैं? ये सऊदी अरेबिया के हैं। और एक है शाह वालिया उल्लाह, ये दिल्ली से हैं। तो इसने ये बोला कि भाई जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो रहा है ना इस्लाम के ऊपर, वो गलत चीज है। जैसे ही इसने ये बोला, इसको एक्लेम कर लिया इमाम। बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ गए, ये इमाम बन चुके थे। पूरी के पूरी कंट्रीज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई, खलीफाज अपॉइंट हुए उन ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ, और ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है पटना के अंदर, बिहार में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, इनका क्या गोल था? गोल ये था कि दरल हरब है ना, हमको उसको दरल इस्लाम करना है, यानी कि वॉर ऑफ टेरिटरी को हमें लैंड ऑफ इस्लाम में कन्वर्ट करना है। और ये करने के लिए इन्होंने जिहाद डिक्लेयर किया सिख किंगडम के अगेंस्ट, पहली बार
फर्स्ट टाइम जिहाद डिक्लेयर्ड ऑन सिख किंगडम। आगे चल के जब 1849 के अंदर जब पंजाब को एनेक्स किया किसने, ब्रिटिशर्स ने, तब इनके टारगेट बन गए कौन, वहाबीज। तो उसके बाद वहाबीज को 1860 के अंदर वीक कर दिया ब्रिटिशर्स ने। समझ में आई कहानी, कुछ बड़ी वॉर नहीं है। क्या हुआ था, वहाबी मूवमेंट में एक आदमी है सैयद अहमद, ये अब्दुल वहाब और शाह वालिया उल्लाह की टीचिंग से इंस्पायर हुए। इन्होंने बोला वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम बेकार हो रहा है और उनको लीडर मान लिया गया। जब लीडर बने उन्होंने तो कंट्री वाइज ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन पटना बिहार के अंदर हुई, बिहार से ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई और पहली बार उन्होंने सिख किंगडम के ऊपर क्या एस्टैब्लिश किया, जिहाद डिक्लेयर्ड किया उन्होंने। ठीक है, जब पंजाब को एनेक्स कर लिया 1849 में, उसके बाद बारी किसकी थी, वहाबीज की। तो वहाबीज को भी इन्होंने क्या कर लिया, सप्रेस कर दिया 1860 के आते आते। अब बात करते हैं लास्ट जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जिसका नाम है कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट शुरू होती है पंजाब के अंदर और ये पता है ये रिलीजियस प्यूरिफिकेशन मूवमेंट है। क्या है, रिलीजियस प्यूरिफिकेशन मूवमेंट है। यानी कि इन्होंने ये बोला कि भाई कास्ट को खत्म करो, डिस्क्रिमिनेशन जो सिक्स में उसको खत्म करो, मीट नहीं चाहिए हमें, अल्कोहल नहीं चाहिए हमें, ड्रग्स नहीं चाहिए हमें, वुमेन्स की एजुकेशन को बेहतर करना है हमें, विडो रीमैरेजेस सपोर्ट करने हैं। तो जैसे ये मूवमेंट इन सब चीजों को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को कैप्चर किया तो एक पॉलिटिकल कैंपेन शुरू हुआ और उस पॉलिटिकल कैंपेन के जो हेड थे वो थे राम सिंह। अब ये राम सिंह कौन है, देखो इनके भगत जवाहर मल, इनको बोला जाता था सियान साहब, इन्हीं के डिसिपल थे बाबा राम सिंह। और ये बाबा राम सिंह ने फाउंड किया था नामधारी सिख एक्ट। क्या नाम क्या था, नामधारी सिख एक्ट। ठीक है, तो जब पॉलिटिकल कैंपेन हुआ तो 1872 में इस राम सिंह को भी डिपोर्ट कर दिया। कहां पे, रंगून में डिपोर्ट कर दिया। जब ये आदमी खत्म हो गया तो ये मूवमेंट भी खत्म हो गई। ऐसे करते करते सारी की सारी सिविल अपराइजिंग्स ब्रिटिशर्स धीरे धीरे खत्म कर रहे थे। बात आई समझ में, ये पूरा का पूरा लेक्चर था सिविल अपराइजिंग पे। बात करेंगे अगले लेक्चर में और हम शुरू करेंगे पीजेंट मूवमेंट्स की। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।